प्रश्नावली 6.2 का प्रश्न नंबर 7 देखो, इसमें हमें फलन दे रखा है f(x) बराबर log 1 प्लस x माइनस 2x बटा 2 प्लस x। साथ में ही यहाँ पर हमें x का मान भी दे रखा है। x का मान है -1 से बड़ी वास्तविक संख्याएं। अब हमें यहाँ पर ये सिद्ध करना है कि ये जो फलन f है ये एक वर्धमान फलन है। तो चेक करते हैं वर्धमान फलन है या नहीं। तो इसके लिए हम इस फलन का करेंगे x के सापेक्ष अवकलन। तो लिखो x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो x के सापेक्ष अवकलन करो तो f डेश x बराबर 1/1 प्लस x माइनस, यहाँ पर भाग का नियम लगा दो अवकलन में, तो 2 प्लस x ऐसा का ऐसा, अंश का अवकलन आ जाएगा 2, फिर आएगा माइनस का चिन्ह, उसके बाद अंश ऐसा का ऐसा, हर का अवकलन होगा 1, तो 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, बट्टा हर का स्क्वायर मतलब 2 प्लस x का होल स्क्वायर। तो f डेश x बराबर 1/1 प्लस x माइनस, यहाँ पर इसको हल कर लो तो यह जाएगा 4 प्लस 2x माइनस 2x बटा 2 प्लस x का होल स्क्वायर, 2x से 2x कैंसिल। तो f डेश x बराबर, अब देखो यहाँ पर लघुत्तम ले लो, लघुत्तम आ जाएगा 1 प्लस x गुणा 2 प्लस x का होल स्क्वायर। तो अंश में क्या बन जाएगा, अंश में आ जाएगा 2 प्लस x का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणा 1 प्लस x। अब अंश को सरल कर लो तो f डेश x बराबर 4 प्लस होल स्क्वायर को ओपन कर लो तो 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4x बट्टा 1 प्लस x गुणा 2 प्लस x का होल स्क्वायर। तो f डेश x बराबर देखो क्या आ गया, f डेश x बराबर आ गया देखो 4 से 4 कैंसिल, 4x से 4x कैंसिल। तो f डेश x बराबर आ गया x स्क्वायर बट्टा 1 प्लस x गुणा 2 प्लस x का होल स्क्वायर। अब देखो हमें देखो x का मान क्या दे रखा है, x का मान है -1 से बड़ी वास्तविक संख्या। यहाँ पर हमें x -1 से बड़ा दे रखा है, -1 का पक्षांतरण करो तो ये बन गया x प्लस 1 बड़ा है 0 से, मतलब x प्लस 1 धनात्मक संख्या है। तो यहाँ पर x प्लस 1 कौन सी संख्या है, एक धनात्मक संख्या है। अब देखो 2 प्लस x का होल स्क्वायर कैसी संख्या है, तो 2 प्लस x बनाओ तो इस समीकरण में दोनों तरफ 1 जोड़ दो तो ये बन गया x प्लस 2 बड़ा है 1 से, मतलब x प्लस 2 कैसी संख्या है, एक धनात्मक संख्या है। और धनात्मक संख्या का जब हम वर्ग करते हैं तो हमें एक धनात्मक संख्या ही मिलती है, मतलब ये भी एक धनात्मक संख्या है। अब देखो x -1 से बड़ा है, मतलब यहाँ पर देखो क्या क्या आ रहा है, एक तो आ रहा है ऋणात्मक संख्याएं, एक है 0 और धनात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्याएं सभी नहीं है, -1 से बड़ी और 0 से छोटी इतनी ही ऋणात्मक संख्याएं हैं, और 0 है और धनात्मक संख्याएं हैं। अब देखो इनका जब हम वर्ग करेंगे तो धनात्मक संख्या का वर्ग करने पर तो हमें धनात्मक संख्या मिलेगी, 0 का वर्ग करने पर हमें कैसी संख्या मिलेगी, 0 मिलेगा, और ऋणात्मक संख्याओं का वर्ग करने पर भी हमें क्या मिलेगा, धनात्मक संख्या ही मिलेगी। तो जब हम -1 से बड़ी संख्याओं का वर्ग करते हैं तो हमें धनात्मक संख्या और 0 मिलेगा, मतलब x स्क्वायर या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा। तो x स्क्वायर या तो 0 के बराबर होगा
या किसके बराबर होगा, या शून्य से बड़ा होगा, मतलब धनात्मक संख्या होगी। तो एक्स स्क्वायर की यहाँ पर दो स्थितियां बन रही है, एक तो एक्स स्क्वायर शून्य के बराबर भी आ रहा है और एक एक्स स्क्वायर धनात्मक संख्या के बराबर आ रहा है। तो हम एक बार इस स्थिति को लेते हैं, जब एक्स स्क्वायर शून्य के बराबर हो, इस स्थिति की बात कर रहा हूं, जब एक्स स्क्वायर शून्य के बराबर होगा तब एफ डैश एक्स किसके बराबर हो जाएगा, शून्य के बराबर हो जाएगा। अब हम इस दूसरी स्थिति की बात करते हैं, एक्स स्क्वायर एक धनात्मक संख्या हो, तब देखो क्या मिलेगा, अंश में भी धनात्मक संख्या है और हर में भी क्या है, धनात्मक संख्या है। और जब हम धनात्मक संख्या में धनात्मक संख्या का भाग देते हैं तब हमें धनात्मक संख्या ही मिलती है। तो धनात्मक संख्या मिलने का मतलब एफ डैश एक्स हमें कैसा मिलेगा, प्लस का मिलेगा। अब मैं इन दोनों स्थितियों को साथ में लिख रहा हूँ, एक बार इस स्थिति में वापस आओ, एफ डैश एक्स धनात्मक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ एफ डैश एक्स शून्य से बड़ा है। अब मैं इस स्थिति और इस स्थिति, इन दोनों स्थितियों को साथ में लिख रहा हूँ, तो साथ में किस प्रकार लिखेंगे, साथ में लिखेंगे हम एफ डैश एक्स शून्य के बराबर और शून्य से बड़ा है। अब देखो ये जो स्थिति हमें मिली है, ये स्थिति हमें मिली है, ये स्थिति देखो कौन से फलन की है, यह स्थिति है वर्धमान फलन की। तो एफ डैश एक्स शून्य के बराबर और शून्य से बड़ा है, यह स्थिति है वर्धमान फलन की। तो हम लिखेंगे अतः दिया गया फलन एक वर्धमान फलन है, दिया गया फलन एक वर्धमान फलन है। इस प्रकार हमें प्रश्न को यहाँ पर हल करना है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 8, x के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिनके लिए y बराबर x गुणा x माइनस 2, फिर इसके पूरे के ऊपर लगाया हुआ है स्क्वायर, एक वर्धमान फलन है। यहाँ पर हमें x के मान ज्ञात करने हैं, मतलब अंतराल ज्ञात करना है और फलन हमें यहाँ पर दे रखा है। तो ये जो फलन दे रखा है, इस फलन को पहले हम सरल कर लेते हैं, मतलब पहले इसको x से गुणा करो, फिर यहाँ पर होल स्क्वायर को ओपन करो। तो एफ एक्स बराबर देखो क्या आएगा, एफ एक्स बराबर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x का होल स्क्वायर। एफ एक्स बराबर x की पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x की पावर क्यूब। अब मैं एक बार यहाँ पर x की जो घाती हैं उनको मैं घटते हुए क्रम में लिख रहा हूँ। तो एफ एक्स बराबर बन गया x की पावर 4 प्लस 4x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर। अब देखो हमें अंतराल ज्ञात करने, तो अंतराल ज्ञात करने में जो पहला चरण है अवकलज ज्ञात कीजिए, मतलब अवकलन करना है हमें दिए गए फलन का, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, क्योंकि x के पदों में ही फलन लिखा हुआ है तो हमें x के सापेक्ष ही अवकलन करना है। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर एफ डैश x बराबर 4x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 8x। अब देखो यहाँ पर जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लो, तो एफ डैश x बराबर 4x कॉमन आ रहा है, कॉमन आने के पश्चात गुणा में क्या आएगा, गुणा में आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। एफ डैश x बराबर 4x गुणा, अब देखो इसके गुणनखंड कर लो, तो इसके गुणनखंड क्या आएंगे, इसके गुणनखंड होंगे x प्लस 2 गुणा x प्लस 1, x प्लस 2 गुणा x प्लस 1। ये हुआ पहला चरण कंप्लीट। अब दूसरे चरण में हमें क्या करना है, एफ डैश x बराबर 0 रखना है। तो यदि एफ डैश x बराबर 0 हो, एफ डैश x बराबर 0 होगा तो क्या आ जाएगा 4x गुणा x प्लस 2 गुणा x प्लस 1 बराबर 0। अब देखो 4 तो 0 के बराबर होगा नहीं,
तो शून्य के बराबर कौन कौन होगा, एक तो x बराबर शून्य होगा, या x प्लस 2 शून्य के बराबर होगा, या x प्लस 1 शून्य के बराबर होगा। तो एक तो मान x का चल रहा है शून्य, यहाँ से x का मान आ गया -2 और यहाँ से x का मान आ गया -1। तो यहाँ तक आते ही 2 चरण कंप्लीट हो गए। अब आते हैं हम तीसरे चरण में। तीसरे चरण में हमें क्या करना है, x के जो मान हमें दे रखे हैं प्रश्न में, उन x के मानों के लिए हमें संख्या रेखा बनानी है। अब देखो x के मान नहीं दे रखे तो फलन देख लो कौन सा है, फलन है बहुपदीय फलन, और बहुपदीय फलनों का प्रांत होता है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। मतलब x कौन सी संख्या है, x एक वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्या रेखा बनाओ, इस साइड माइनस अनंत और यहाँ पर प्लस अनंत। अब हमें जो x के मान मिले, इन मानों को भी इस संख्या रेखा पर हमें दर्शाना है। तो पहले आ जाएगा -2, उसके बाद -1, उसके बाद 0। अब यहाँ से अंतराल बना लो, -, -2, -2, -1, -1, 0। देखो -2, दूसरा अंतराल बन गया -2, -1, अगला अंतराल बन गया -1, 0, अगला अंतराल बन गया 0, अनंत। अब हम इन अंतरालों में f' का चिन्ह देखेंगे। चिन्ह देखने का मतलब, जैसे हम इस अंतराल की बात करें, इस अंतराल में f' 0 से बड़ा है या 0 से छोटा, यह हमें देखना है। और यह देखने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस अंतराल से कोई भी एक संख्या उठाएंगे, अपनी इच्छा से कोई भी एक संख्या उठाएंगे और उस संख्या को यहाँ पर हम f' में रखेंगे, और रख करके f' का हम चिन्ह देख लेंगे। यदि प्लस का चिन्ह मिला, इसका मतलब वो 0 से बड़ा है, यदि हमें माइनस का चिन्ह मिला, इसका मतलब वो 0 से छोटा है। तो इस अंतराल की बात करते हैं। पहले तो इस अंतराल में से हम संख्या उठा लेते हैं -3। -3 को यहाँ पर हम f' में रखेंगे। तो देखो यहाँ से तो चिन्ह हमें मिलेगा माइनस का, और यहाँ से किसका चिन्ह आएगा, माइनस का, और यहाँ से किसका चिन्ह आएगा, यहाँ से भी माइनस का। चिन्हों को गुणा कर दो, गुणा करने पर हमें किसका चिन्ह मिल गया, माइनस का चिन्ह मिल गया। इसका मतलब इस अंतराल से जब हमने यहाँ पर f' में संख्या रखी तो हमें माइनस का चिन्ह मिल गया, मतलब f' 0 से छोटा है। तो x जब इस अंतराल से हो तब f' छोटा है 0 से। अगले अंतराल में हो, इस अंतराल की संख्या ले लो -1.5 और इस संख्या को यहाँ पर रखो। यहाँ पर रखने पर देखो हमें चिन्ह किसका मिलेगा, यहाँ से चिन्ह आ जाएगा माइनस का, यहाँ से चिन्ह आएगा प्लस का, और यहाँ से किसका चिन्ह आएगा, यहाँ से आएगा माइनस का। चिन्हों को गुणा करने पर हमें किसका चिन्ह मिलेगा, प्लस का चिन्ह मिलेगा, मतलब f' 0 से बड़ा है। तो x का मान जब इस अंतराल से हो तब f' बड़ा है 0 से। अब अगले अंतराल में आओ, अगला अंतराल है -1, 0। इस अंतराल की संख्या उठा लो -0.5 और -0.5 को यहाँ पर रखो। यहाँ पर रखने पर देखो यहाँ से चिन्ह आएगा माइनस का, यहाँ से चिन्ह आएगा प्लस का, और यहाँ से भी चिन्ह आएगा प्लस का। चिन्हों को गुणा कर लो, गुणा करने पर हमें चिन्ह मिलेगा माइनस का। तो x का मान जब इस अंतराल से हो तब f' 0 से छोटा होगा। अब इस अंतराल में हो, इस अंतराल में संख्या उठा लो, जैसे 1 को यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ से भी प्लस का, यहाँ से भी प्लस का, और यहाँ से भी प्लस का। चिन्हों को गुणा करने पर हमें किसका चिन्ह मिल जाएगा, प्लस का चिन्ह मिल जाएगा। तो हमें इस अंतराल में प्लस का चिन्ह मिला है, मतलब जब x का मान इस अंतराल से होगा तब f' 0 से बड़ा होगा। अब हमें फलनों की जिस प्रकार स्थिति मिली है उसी स्थिति के अनुसार हम फलन का नाम लिखते हैं। तो पहली स्थिति तो है निरंतर ह्रासमान की, तो हम लिखेंगे इस स्थिति में निरंतर ह्रासमान है, मतलब इस अंतराल में फलन होगा निरंतर ह्रासमान। इस अंतराल में फलन होगा निरंतर
वर्धमान। इस अंतराल में फलन होगा निरंतर ह्रासमान और इस अंतराल में फलन होगा निरंतर वर्धमान। यहाँ पर हमें ये जो अंतराल मिले हैं, इन अंतरालों में अब हम इन अक्ष के मानों को शामिल करेंगे। तो -2 और -1 इन दोनों को शामिल कर रहा हूँ मैं इस अंतराल में। तो -2 और -1 को शामिल करने पर ये अंतराल बन जाएगा संवृत अंतराल। तो बन गया संवृत अंतराल -2, -1 और 0 को शामिल कर रहा हूँ मैं इस अंतराल में। अब इसी अंतराल में शामिल क्यों कर रहा हूँ इसकी बात करेंगे हम बाद में। तो 0 को हमने यहाँ पर शामिल कर दिया तो ये अंतराल बनेगा अर्ध संवृत अर्ध विवृत। तो ये बन जाएगा 0, अनंत। अब देखो अक्ष का मान जब इस अंतराल से हो तब f डैश अक्ष का चिन्ह किस प्रकार का होगा। तो देखो -2 और -1 के बीच की संख्याओं के लिए तो f डैश अक्ष 0 से बड़ा है। अब हम -2 और -1 की बात करते हैं। तो अक्ष का मान जब हम यहाँ पर -2 रखें तो देखो यहाँ पर अक्ष का मान -2 रखते हैं, ये 0 के बराबर हो गया और ये 0 के बराबर होने के कारण f डैश पूरा 0 बन गया। अब -1 रखो तो -1 रखने पर ये 0 बन गया और ये 0 बनने के कारण f डैश किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया। तो -2 और -1 जब हम f डैश में रखेंगे तो f डैश अक्ष 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर 0 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम बराबर का चिन्ह लगा देंगे। तो अक्ष का मान जब इस अंतराल से है तब f डैश अक्ष 0 के बराबर है या 0 से बड़ा है। अब इस अंतराल की बात करते हैं। तो अक्ष का मान जब इस अंतराल से हो तब f डैश अक्ष का चिन्ह देखो किस प्रकार का देखने को मिलता है। तो इसी अंतराल में हमने 0 को शामिल किया था। तो इस अंतराल के लिए तो f डैश अक्ष 0 से बड़ा और जब हमने यहाँ पर 0 को शामिल कर दिया तो अक्ष का मान जब 0 हो तब f डैश का चिन्ह देख लो। तो 0 रखते ही f डैश अक्ष बन गया 0 के बराबर। तो 0 रखने पर f डैश अक्ष किसके बराबर आ रहा है, 0 के बराबर आ रहा है। तो हम यहाँ पर लगा देंगे बराबर का चिन्ह। अब देखो अक्ष का मान जब इस अंतराल से है तब f डैश अक्ष 0 के बराबर और 0 से बड़ा है। अब देखो हमें यहाँ पर किस प्रकार की स्थिति देखने को मिली है। तो इस अंतराल में तो हमें ये स्थिति देखने को मिली है और इस अंतराल में हमें ये स्थिति देखने को मिली है और ये स्थिति है वर्धमान फलन की। तो इस अंतराल में भी फलन कैसा है, वर्धमान फलन है और इस अंतराल में भी ये फलन कैसा है, वर्धमान फलन है। तो लिखेंगे अतः अंतराल संवृत अंतराल -2, -1 तथा अर्ध संवृत अर्ध विवृत 0, अनंत में दिया गया फलन एक वर्धमान फलन है, वर्धमान फलन है। अब देखो हमने x के जो मान है इन मानों को हमने एक तो इस अंतराल के साथ शामिल किया और एक इस अंतराल में शामिल किया। इन दोनों अंतरालों में हमने शामिल क्यों किया, देखो ये दोनों इन दोनों ही अंतरालों में f डैश अक्ष 0 से बड़ा है, मतलब इन दोनों अंतरालों में दिया गया फलन निरंतर वर्धमान है। अब निरंतर वर्धमान फलन में यदि f डैश अक्ष 0 के बराबर और बन जाए, निरंतर वर्धमान में क्या होता है, f डैश अक्ष 0 से बड़ा होता है। अब यदि हम यहाँ पर कुछ इस प्रकार का अक्ष का मान रख दें जिसके कारण f डैश अक्ष 0 के बराबर भी हो जाए, तब वो स्थिति बन जाती है वर्धमान की स्थिति। तो ये स्थिति बनाने के लिए ही हमने इन निरंतर वर्धमान वाली ये जो अंतराल है इन अंतरालों में इन अक्ष के मानों को रखा। क्यों, क्योंकि इन अक्ष के मानों पर f डैश अक्ष 0 के बराबर होगा। यदि यहाँ पर हमें ह्रासमान के लिए अंतराल पूछता तब हम क्या करते हैं, इन अक्ष के मानों को एक तो यहाँ पर शामिल करते हैं और एक हम यहाँ पर
शामिल करते हैं। कौन से अंतरालों में शामिल करते हैं? निरंतर ह्रासमान वाले अंतरालों में हम शामिल करते हैं। तो इस प्रकार हमें प्रश्न को हल करना है।